वेस्टवर्ल्ड सीजन 1 एपिसोड नंबर 8। कहानी की शुरुआत होती है बर्नार्ड और रॉबर्ट फोर्ड से। बर्नार्ड को याद आ रहा है कि उसने टेरेसा का मर्डर किया है और इस वजह से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। भले ही वो रोबोट है मगर वो फीलिंग्स महसूस कर रहा है और इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज भी है। वो डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड से इस बारे में बात करता है, कहता है कि क्या मैं एक खूनी हूँ, एक कातिल हूँ। इस पर डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें जो भी ऑर्डर दिया तुमने उसे फॉलो किया और तुम्हारा यही काम है मेरे काम में मेरी मदद करना। तुम्हें बल्कि प्राउड फील करना चाहिए कि तुम इन इमोशंस को महसूस कर पा रहे हो और तुम एक तरह से मेरी रचना का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। जो कुछ मैंने क्रिएट किया है उसकी खूबसूरती का एग्जाम्पल हो। तुम इन फीलिंग्स को महसूस कर रहे हो जो सिर्फ इंसान महसूस करते हैं। बर्नार्ड डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को कहता है, मैं टेरेसा को प्यार करता था और इसके बाद भी आपने मेरे हाथों उसका कत्ल करवाया। ऐसा क्यों? डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड इसका जवाब देते हैं एक डायलॉग से, एक कोट से, जो एक नॉवल से लिया गया है। फ्रैंकेनस्टाइन एक नॉवल का नाम है जिसे मैरी शेली ने लिखा था। और ये पर्टिकुलर डायलॉग बताता है कि डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को ताकत कितनी ज्यादा चाहिए। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं बनाना चाहता हूँ, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके सामने किसी इंसान की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। One man's life or death were but a small price to pay for the acquirement of the knowledge which I sought, for the dominion I should acquire. बर्नार्ड को गुस्सा आ रहा है मगर रॉबर्ट फोर्ड कह रहे हैं, वो लोग तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देते। मैंने जो कुछ भी बनाया है, अचीव किया है, उसे बर्बाद कर देते। टेरेसा का मरना जरूरी था। यहाँ पर आप बर्नार्ड का गुस्से वाला रूप देखेंगे, वो ऐसा लगता है कि फोर्ड को हर्ट करने वाला है। मगर फोर्ड का पूरी तरह से कंट्रोल है अपने बनाए सारे रोबोट्स पर। और हमें रियलाइज होता है कि बर्नार्ड किस तरह से शांत हो जाता है और फोर्ड की कही सारी बातों को फॉलो करने के लिए मन बना लेता है। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड उसे कहते हैं कि टेरेसा से जुड़ा तुम्हारा जो रिश्ता था, तुम्हें उसके सबूत मिटाने होंगे। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा उसके साथ पर्सनल कनेक्शन था। और हमें बर्नार्ड ऐसा करते हुए दिखता है। वो इनफैक्ट फुटेज तक कैमरा की मिटाता है, मतलब एडिटिंग करता है, अपने आप को गायब कर लेता है जहां जहां पर भी वो टेरेसा के साथ है। और अपने सारे सबूत मिटाते हुए आगे बढ़ता है पूरे दिमाग के साथ। अब वो टेरेसा के लिए कुछ महसूस नहीं करता क्योंकि रॉबर्ट फोर्ड ने उसे कहा था, अगर तुम ये काम कर पाओगे, इन सबूतों को मिटा पाओगे और जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर उसे फॉलो करोगे, तो मैं तुम्हारे मन से टेरेसा के लिए जो फीलिंग्स हैं उन्हें गायब कर दूंगा। तुम्हारा और उसका जो रिश्ता था उसकी यादें मिटा दूंगा। इसीलिए बर्नार्ड अब ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। एक्चुअली फोर्ड जो है वो बर्नार्ड को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता भी है कि तुम इस तरह से अगर इमोशनल बिहेव करोगे तो मेरे किसी काम के नहीं रह जाओगे। तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा और मेरा साथ देना होगा मजबूती के साथ। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड के सामने टेरेसा की डेड बॉडी पेश की जाती है। यहाँ पर शार्लेट भी मौजूद है, एशली भी है। बातचीत हो रही है कि टेरेसा की डेड बॉडी मिली कहाँ। पता चलता है एक पहाड़ी के ऊपर जहां पर वुड कटर मौजूद था और पार्क का डेटा बाहर ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा था, उसी जगह पर टेरेसा की डेड बॉडी मिली है। और इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि टेरेसा की डेड बॉडी के साथ एक ट्रांसमीटर मिला है और इस वजह से ट्रांसमीटर के जरिए उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद था उसके जरिए यह सब पता लगाया गया कि टेरेसा पाक का डेटा बाहर भेज रही थी, यानी कि वो गद्दार है, गद्दार थी। और इसी वजह से फोर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, हालांकि उसी ने ये सब कुछ प्लान रचा है और टेरेसा को फंसाया है। अब वो ये कहता है कि क्लेमेंटाइन को लेकर आप लोगों ने जो पिछले दिनों डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो भी फेक था और मैंने चेक किया है उसके कोड को और मुझे पता चला कोड के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी। ये सब कुछ भी टेरेसा ने ही किया था। बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम टेरेसा के मत्थे डाल दिया गया है। वो मर चुकी है, वो वापस आकर अपना पक्ष तो रख नहीं सकती है। फिलहाल शार्लेट भी चुप रहती है क्योंकि एक्चुअली वही पाक का डेटा बाहर ट्रांसमिट करवाना चाहती थी और वो खुलकर टेरेसा का साथ नहीं दे सकती अब इस सिचुएशन में। वो ये कहती है कि टेरेसा वफादार थी, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि उसने गद्दारी की। यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड क्योंकि अब एक नए ही अवतार में मौजूद है, नए कॉन्फिडेंस के साथ, वो कह रहा है कि बर्नार्ड को वापस रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे हमें वापस हेड ऑफ बिहेवियर बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और क्योंकि टेरेसा ने क्लेमेंटाइन के साथ
छेड़छाड़ की थी, उसका कोड चेंज किया था, तो हेड ऑफ बिहेवियर रिजाइन क्यों करेगा? उसके फायर होने का क्या मतलब है? इसीलिए डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को बर्नार्ड ऑफिशियली वापस मिल चुका है वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में। शार्लेट का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका है, मगर वो फिर भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रही है। वो ली साइजमोर से मिलने पहुंचती है, जो यहाँ पर अपनी एक स्टोरी लाइन के साथ बिजी है। वो एक कैनिबल होस्ट के साथ है और उसके लिए स्टोरी लाइंस लिख रहा है, मतलब डायलॉग्स लिख रहा है। और जब शार्लेट वहां पहुंचती है तो उसे कहती है, ये सब क्या काम कर रहे हो तुम? ली साइजमोर को लगता है कि वो फोर्ड के नए नैरेटिव के लिए एक बड़ा किरदार तैयार कर रहा है। शार्लेट कहती है कि जो फोर्ड की स्टोरी लाइन है उसका मेन विलन तो वायट है, ये नहीं, तुम्हें बस बिजी रखने की कोशिश की जा रही है। और फिर कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, और कहती है कि टेरेसा ने कोई गद्दारी नहीं की। शार्लेट ली को अपने साथ वेयरहाउस में लेकर जाती है, जहां पर पुराने होस्ट पड़े हैं जिनका अब वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर पीटर एबरनाथी का होस्ट भी मौजूद है। शार्लेट और ली उस होस्ट तक पहुंचते हैं और शार्लेट तय करती है कि ये रोबोट इनके काम के लिए सही है। क्या करने वाली है वो? शार्लेट इस बात को नहीं जानती कि पीटर एबरनाथी के रोबोट को किस वजह से डीकमीशन किया गया था। वो काफी ज्यादा रेबेलियन बिहेवियर रख रहा था। देखते हैं क्या होता है। वहीं एशली बर्नार्ड को कन्फ्रंट करता है। उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है टेरेसा की मौत का। साथ ही ये भी कहता है कि तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है, तुमने छुपाने की कोशिश की, मगर मेरा काम है ये सारी बातें जानना कि पूरे ऑफ़िस में क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ तुम्हें कितना दुःख पहुँचा होगा टेरेसा की मौत का। मगर बर्नार्ड को तो याद ही नहीं कि वो टेरेसा को प्यार करता था या उन दोनों के बीच कोई पर्सनल रिश्ता था। वो बहुत ही ऑफ़िशियल तरीके से बिहेव करता है, कैजुअली बिहेव करता है। मतलब ऑफिशियल और कैजुअली, खैर वो ये कहने की कोशिश करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टेरेसा और मैं सिर्फ कलीग्स थे और मैं उसकी इज्जत करता था। स्टब्स को यानी एशली को इस बात पर थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा कि बर्नार्ड इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, उससे झूठ क्यों कह रहा है। अपना पूरा काम निपटाने के बाद जब बर्नार्ड फोर्ड से मिलता है, तो फोर्ड उससे एक सवाल पूछता है। कहता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम कैसा महसूस करते होगे? तुम्हारी सिचुएशन काफी वियर्ड है। तुम एक प्रोग्रामर हो जिसे मशीन के बारे में सब कुछ पता है, और तुम एक मशीन हो जिसे अपने बारे में पूरी जानकारी है। बर्नार्ड कहता है, वैसे तो मैं अपनी कोडिंग समझता हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आता मैं महसूस जो करता हूँ वो कितना सच है, कितना रियल है। आप इंसान हैं और इंसानों की जो फीलिंग्स है वो मेरी फीलिंग्स से कितनी अलग है। फोर्ड यहाँ पर कहता है कि इंसान खुद को थोड़ा ज्यादा स्पेशल समझते हैं। एक्चुअली कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज है ही नहीं। इंसान जो भी चीजें महसूस करते हैं वो उतनी भी ज्यादा रियल नहीं है, उतनी भी ज्यादा रोबोट से अलग नहीं है। साथ ही वो कहता है कि इंसान खुद रोबोट्स की तरह लूप में जीते हैं। मतलब वेस्टवर्ल्ड की दुनिया के लोग जिस तरह से सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, रात को आके सोते हैं, फिर अगले दिन फिर से एग्जैक्टली वही रूटीन फॉलो करते हैं, इंसानों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही है ना? सही बात है, हम सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। बहुत ही कम होता है कि हम इस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक करके कुछ और कर पाएं। यहाँ पर फोर्ड शायद हमें कुछ कह रहा है, रोबोटिक थोड़ा कम बने तो बेटर होगा। इससे पहले कि फोर्ड बर्नार्ड की मेमोरी डिलीट करे, बर्नार्ड उससे एक आखिरी सवाल पूछता है। कहता है, क्या इससे पहले भी आपने मेरे हाथों किसी को नुकसान पहुंचाया है? यहाँ पर फोर्ड उससे झूठ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर बर्नार्ड को एक विजन याद आता है जिसमें वो एल्सी का गला दबा रहा है। उसे पीछे से एक्चुअली उसने पकड़ा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि एल्सी का क्या हुआ। बर्नार्ड ने ही एल्सी पर अटैक किया था। फिलहाल उसकी लोकेशन भी मिसिंग है, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। मेव हमेशा की तरह स्वीट वाटर की अपनी लोकेशन पर है। यहाँ पर वो नई क्लेमेंटाइन से मिलती है, जिसे देखकर वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देती है, उसकी बातें सुनकर कुछ ऐसा मुंह बनाती है जैसे कह रही हो ये सब कुछ नकली है। यहाँ पर एक बारटेंडर होता है, वो मेव को ताना मारता है उसके उधार को लेकर, जिस पर मेव उसके पूरे दिमाग के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देती है, उसकी स्टोरी लाइन को ही बदल देती है। कहती है, नहीं, मैंने तुमसे उधार नहीं लिया है, बल्कि तुम्हारा और मेरा जो हिसाब किताब है वो इतना टिच है, इतना परफेक्ट है कि तुम मुझे मुफ्त की शराब पिलाओगे। बारटेंडर मेव की बातों को चुपचाप फॉलो करता है, जैसे उसकी स्टोरी लाइन चेंज कर दी गई है। इसके बाद मेव क्लेमेंटाइन से और बातचीत करती है, मगर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं।
वो अपनी बेटी को फिर से देख रही है। इस बार उसे कुछ ज्यादा नजर आता है। उसे नजर आता है मैन इन ब्लैक, जो उसकी बेटी और उसे मारना चाहता है। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके कैबिन को खोलता है, अंदर घुसता है और उसकी बेटी को शूट कर देता है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, मगर मैन इन ब्लैक कोई रहम नहीं दिखाता। अगले सीन में वो वेस्टवर्ल्ड की लैब में होती है, जहां पर सिल्वेस्टर और फेलिक्स से वो सवाल करती है, मुझे ये बातें क्यों याद आ रही हैं और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक मोमेंट पर तो यहाँ पर हूँ और दूसरे मोमेंट पर कहीं और पहुंच गई हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? यहाँ पर सिल्वेस्टर उसे बताता है कि तुम हम इंसानों जैसी नहीं हो। हम इंसान अगर किसी बात को याद करते हैं तो हमें पता होता है वो सिर्फ एक याद है, एक याददाश्त है। मगर तुम एक रोबोट हो और जब तुम अपनी किसी मेमोरी को याद करने की कोशिश करोगी, अपने पास्ट में जाने की कोशिश करोगी, तो तुम्हें लगेगा तुम वहां एक्चुअली फिजिकली पहुंच गई हो। तुम्हें वो दर्द, वो तकलीफ फिर से उसी तरह से महसूस होगी। इसीलिए वो कहता है कि तुम अपने सिस्टम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। तुमने जो कुछ भी चेंजेस ऑलरेडी किए हैं अपने सिस्टम के साथ, उसी वजह से ये सब हो रहा है। मेव अपनी बेटी के बारे में और भी बातें जानना चाहती है, मगर फिर खुद को रोक लेती है। कहती है, नहीं, मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बताओ, ना क्लेमेंटाइन के बारे में कुछ जानना है। ये सब चीजें मुझे यहाँ पर रोक कर रखने के लिए हैं। ये सब सिर्फ माया है। वो कहती है, मुझे इस पार्क से बाहर जाना है। इस पर सिल्वेस्टर कहता है, जैसे ही तुम ये करोगी ना, तुम एक्सप्लोड हो जाओगी। तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी स्पाइन में एक एक्सप्लोजिव लगा है। मेव कहती है, मुझे पता है और इसी को रिमूव करना है। फिर वो कहती है कि मेरे अंदर और भी चेंजेस होने हैं, मेरे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत है। इस पर सिल्वेस्टर कहता है, इसके लिए तुम्हें बिहेवियर टीम के पास जाना पड़ेगा, वहां जाकर किसी टेक्नीशियन को ब्लैकमेल कर लो। मेव कहती है, नहीं, तुम लोग ही मेरी मदद करोगे। और कहती है कि एक टाइम टेबल मैंने देखा है और मुझे पता है थोड़ा टाइम होता है जब तुम मुझे बिहेवियर के किसी रूम में लेकर जाकर अपडेट कर सकते हो। फिलिक्स और सिल्वेस्टर बाहर जाते हैं। सिल्वेस्टर यहाँ फिलिक्स को कहता है कि हम मेव को जब अपडेट करेंगे तो उसका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। हम दोबारा उसे ऑन करेंगे ही नहीं और वापस उसे यहाँ पर लेकर आएंगे, उसका सर फोड़ देंगे और यहाँ पर जो बाकी टेक्नीशियंस हैं उन्हें कहेंगे ये पार्क से इसी हालत में आई थी, इसे डिकमीशन कर देंगे। बेसिकली हमारे सर से मुसीबत उतर जाएगी। फिलिक्स शायद इस बात को करने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं है। वो सिल्वेस्टर को कहता है कि मेव जिंदा है। सिल्वेस्टर कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक मशीन है। मेव इन दोनों को बातचीत करते हुए देख रही है। ऐसा लगता है मेव को इनकी बातें समझ आ रही हैं। जब ये लोग वापस अंदर आते हैं, मेव को लेकर जाते हैं, जब मौका मिलता है बिहेवियर के रूम में, वहां उसे लिटाया जाता है। उसके सिस्टम को अपडेट करने के लिए उसे शट डाउन किया जाता है। मगर उससे पहले मेव सिल्वेस्टर को कहती है, ऑल द बेस्ट। मेव के सिस्टम में चेंजेस होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाता है। सिल्वेस्टर इसके बाद फेलिक्स को कहता है, सही है, अच्छी बात है, मुझे थैंक यू बोलो तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए। इस पर मेव सिल्वेस्टर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, शुक्रिया। सिल्वेस्टर की तो जैसे मतलब होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मेव कहती है, फिलिक्स मुझे मार नहीं पाया। तुम जो चाहते थे कि वो मेरा सिस्टम शट डाउन कर दे और मुझे डीएक्टिवेट कर दे, वो ये नहीं कर पाया। उसने देखा कि मैं जिंदा हूं। वो इतनी आसानी से किसी की जान नहीं ले सकता। उसे बेसिकली अब फिलिक्स पे भरोसा हो गया है और आने वाले एपिसोड्स में और सीजन्स में शायद इनका जो कनेक्शन है वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। फिलहाल मेव जो है वो बताती है सिल्वेस्टर को कि मेरा जो कोर कोड है उसमें बदलाव किया गया है। एक्चुअली मेव ने ही पेपर पे कुछ चीजें लिख कर दी थी फिलिक्स को और कहा था कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे सिस्टम के अंदर वही वही चेंजेस करने हैं। अब जो कोर कोड चेंज हुआ है उसकी मदद से मेव आजाद हो चुकी है। वो किसी इंसान को मार सकती है। वो सिल्वेस्टर की गर्दन पर वार करती है। एकदम से ब्लीडिंग होने लगती है और मेव फिर फेलिक्स को कहती है, इसे बचाओ, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब वो सिर्फ सिल्वेस्टर को दिखाना चाहती थी कि मैं चाहूं तो तुम पर अटैक कर सकती हूँ, तुम्हें मार सकती हूँ, जो पहले पॉसिबल नहीं था। पार्क में विलियम डोलोरस के साथ उसके सपनों का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जिसके बारे में वो कहती है कि शायद वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं। एक्चुअली ये कन्फेडराडोज हैं, जिन्हें घोस्ट नेशन की आर्मी ने मारा है। यहाँ पर इन्हें जख्मी हालत में एक होस्ट मिलता है। डोलोरेस इसकी मदद करना चाहती है, इसे पानी देने की कोशिश करती है। आप देखेंगे कि विलियम का जो एटीट्यूड है वो इस होस्ट को लेकर थोड़ा अलग है। उसके दिल में नरमी नहीं है, वो अपना पानी इसे नहीं देना चाहता।
डोलोरस कहती है, हम कैसे इंसान होंगे अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो। वो पानी लेने के लिए नदी के किनारे जाती है और उसे एक विजन आता है। सामने वो अपनी ही लाश देखती है जो किनारे पर पड़ी हुई है। फिर वो मुड़कर देखती है तो उसे विलियम और कोई जख्मी इंसान नजर नहीं आता। फिर वो वापस विलियम को देखती है, इस जख्मी सोल्जर के पास आती है, मगर ये मर चुका है। क्या इसे विलियम ने मारा है? हो सकता है। इन्हें पता चलता है कि कन्फेडराडोस के ये लोग डोलोरस और विलियम को ही मारने आए थे। लोगन अभी भी इन्हीं लोगों के साथ है और उसी ने इनकी ट्रेन की जानकारी कन्फेडराडोस को दी थी। एक्चुअली प्रेजेंट डे में यहाँ पर कुछ नहीं है, बस रेगिस्तान है और एक चर्च है। मगर पुराने दिनों में यहाँ पर शहर बसता था। डोलोरस अपने विजन में लॉरेंस की बेटी को देखती है, उसे मेव नजर आती है। यहाँ एंजेला भी मौजूद है। यहाँ पर होस्ट्स को ट्रेन किया जा रहा है, तो शायद ये उस दौर की बात है जब पार्क नया नया खुला था या फिर खुलने वाला था। फिर उसे विजन आता है कि यहाँ पर किसी ने नरसंहार किया था। कौन था वो शख्स जो लोगों को मार रहा था? डोलोरस को पता चलता है ये सब उसने खुद किया था। इसके बाद वो खुद को गोली मारने वाली होती है, एक्चुअली प्रेजेंट डे में। विलियम उसे रोकता है, कहता है ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम जिस तरह से बिहेव कर रही हो ऐसा लग रहा है तुम किसी बुरी याद में फंसी हुई हो। हमें यहाँ से वापस स्वीट वाटर की तरफ जाना चाहिए, वहां पर तुम्हारा सिस्टम शायद बेहतर रहेगा। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें इनके दुश्मन घेर लेते हैं, कन्फेडराडोस और सबसे इंपॉर्टेंट लोगन। वो इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा करने वाला है। मैन इन ब्लैक और टेडी वायट की तलाश में वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैन इन ब्लैक टेडी को कहता है कि जो तुम्हारी स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से तुम हमेशा लूजर रहोगे, तुम हमेशा हारोगे। जिस तरह से गैम्बल में होता है, जब आप किसी कसिनो में जाते हैं तो जो हाउस है वो अल्टीमेटली आखिर में जीतता है, भले ही आप कितने भी ज्यादा पैसे जुए में जीत जाएं, मगर जो हाउस होता है आखिरी जीत उसी की होती है। वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में भी ऐसा ही है कि जो आखिरी जीत है, जो आखिरी हंसी है, वो इंसानों की होगी, रोबोट्स की नहीं। टेडी ये सारी बातें सुन रहा है मगर इट डजंट साउंड लाइक एनीथिंग टू हिम। उसे समझ नहीं आ रहा कि बात किस कॉन्सेप्ट में हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। वो बस बातें सुन रहा है और कुछ बातों का जवाब दे रहा है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक जगह नजर आती है जहां पर काफी सारी लाशें हैं। ये वायट का काम है। इन्हीं लाशों के ढेर के बीच एक लड़की अभी भी जिंदा है। इसका नाम एंजेला है। मैन इन ब्लैक इसे देखकर पहचान जाता है और कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम्हें कब का डीकमीशन कर दिया गया होगा, मगर लगता है फोर्ड को खूबसूरत चेहरे काफी प्यारे हैं, वो उन्हें आसपास ही रखना चाहता है। आपको याद होगा कि ये जो पर्टिकुलर रोबोट है इसे हमें दिखाया गया था जब विलियम आया था वेस्ट वर्ल्ड के पार्क में पहली बार। और तब ये एक तरह से रिसेप्शनिस्ट थी, मतलब हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन करवाती थी वो वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया से गेस्ट्स का। अभी फिलहाल इसे कोई और रोल दे दिया गया है। कब से वो इस नए रोल में है हम नहीं जानते। वैसे डोलोरस भी तो काफी पुरानी रोबोट है। पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर वायर्ड की स्टोरी लाइन का एक बहुत बड़ा विलन मौजूद है। इस पर लेवल 1 की जो गोलियां हैं वो काम नहीं कर रही हैं। जिस तरह से होता है ना कि हम जब कोई गेम खेलते हैं और हम जैसे जैसे लेवल में आगे बढ़ते जाते हैं, जो ड्रैगन होता है वो भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है। और जहां पर पर्टिकुलर हम अपने ओपोनेंट को एक गोली में मार पाते हैं, फोर्थ या फिफ्थ या 10th लेवल में ऐसा नहीं होता। आपके पास स्पेशल बॉम्ब्स होने चाहिए या फिर आपके जो वार हैं वो ज्यादा बार होने चाहिए, तब जाके आप अपने ओपोनेंट को हरा पाते हैं। वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में भी यही हो रहा है। इस इंसान पर गोलियां चल ही नहीं रही, मतलब इंसान नहीं, रोबोट, इस पर गोलियां काम नहीं कर रही। मैन इन ब्लैक को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे नीचे गिराने के लिए और अल्टीमेटली वो उसका गला उसी तरह से पकड़कर उसे खींच कर लेकर जाने की कोशिश करता है जैसे डोलोरस को लेकर जा रहा था। टेडी इस सीन को देखता है और ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। उसके दिमाग में एक याद प्ले हो रही है। वो मैन इन ब्लैक को डोलोरस पर जुल्म करते हुए देख रहा है। ये दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर विलन को तो गिराने में कामयाब हो जाते हैं, मारने में कामयाब हो जाते हैं, मगर टेडी मैन इन ब्लैक को इसके बाद मारता है और कहता है, मुझे याद आ रहा है कुछ। जब रात होती है ये लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं आग जलाकर। मैन इन ब्लैक को टेडी ने बंदी बनाया हुआ है। सिचुएशन थोड़ी उलट है।
टेडी जो है मैन इन ब्लैक पर अब जुल्म कर रहा है। वो उससे जानना चाहता है कि उसका रोल क्या है, उसका मकसद क्या है। मैन इन ब्लैक बताता है असली दुनिया में वो काफी ज्यादा मशहूर है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसने काफी नेक काम किए हैं, काफी चैरिटीज की हैं, मगर उसकी खुद की फैमिली उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी कभी भी। उसकी पत्नी की लगभग 1 साल पहले मौत हो गई। उसने कुछ दवाइयाँ ज़्यादा ले ली थी, ओवरडोज़ हो गई थी, मगर फ्यूनरल के मौके पर जब वो अपनी बेटी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी बेटी ने अपने बाप का हाथ झटक दिया और कहा, "मेरी माँ आपकी वजह से मरी है। आप जितने क्रूअल हैं, उस वजह से। माँ कभी भी खुश नहीं थी। उन्होंने सुसाइड किया।" टेडी पूछता है कि क्या तुम अपने घरवालों के सामने भी अपना यही रूप रखते हो? मैन इन ब्लैक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनके सामने तो अच्छे से ही रहता था। वो नहीं जानते कि मैं वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में क्या कुछ कर चुका हूँ। मगर फिर भी शायद मेरी पत्नी को अंदाजा था मेरी असलियत का। वो मेरे इनर सेल्फ को शायद झांक कर देख पाती थी और इसीलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मैन इन ब्लैक फिर एक किस्सा बताता है। वो कहता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद मैं इस पार्क में दोबारा आया। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं वाकई मॉन्स्टर हूँ, और मुझे पता चला शायद ऐसा है। यहाँ से मेव की स्टोरी लाइन कनेक्ट होती है। मैन इन ब्लैक बताता है 1 साल पहले उसने इस पार्क में आकर एक मासूम बच्ची रोबोट को मार डाला उसकी माँ के सामने। वो बस ये जानना चाहता था कि वो कुछ महसूस करेगा भी कि नहीं, क्या वो वाकई मॉन्स्टर है। मगर उसके बाद पार्क ने जो रिडल उसके सामने रखी, जो अपना रूप उसके सामने रखा, मैन इन ब्लैक उस वजह से काफी फैसिनेट हो गया। हुआ ये कि जब मेव की बच्ची मर गई, तब मेव उस बच्ची की लाश को उठाकर बाहर निकली और बाहर चलती ही जा रही थी। उसके चेहरे पर, उसके एक्सप्रेशंस पर बहुत ज्यादा पेन नजर आ रहा था, और शायद ये पेन असली था। शायद इंसान जिस तरह का पेन महसूस करता है वैसा ही पेन था ये। भले ही मेव एक रोबोट थी, मगर ये जो बच्ची रोबोट थी, उसकी नजर में तो दोनों का रिलेशनशिप सच था, कोई कहानी का हिस्सा नहीं था। शायद इसी वजह से वो इस पेन को वाकई महसूस कर पा रही। इस मेज को देख चुके हैं। ये अपने आप पार्क में निकल के आ गई, बन गई इसकी शेप डिजाइन, जब मेव ने दर्द बिल्कुल एक्सट्रीम के लेवल का महसूस किया। आर्नल्ड के हिसाब से मेज के सेंटर में कॉन्शियसनेस है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब आपको एक्सट्रीम पेन महसूस होता है, तब आप सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर ऐसा है तो ये काफी तकलीफ की बात है। साथ ही साथ हमें एक पास्ट की टाइमलाइन दिखाई जाती है जिसमें बर्नार्ड और डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड के सामने मेव है। उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो समझ रही है इस बात को और कहती है कि इस याद को मत मिटाओ, कम से कम मेरे पास मेरी बच्ची की याद तो रह जाए। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड उसकी बात को इग्नोर करते हैं और उसकी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है, मगर इसके बाद भी मेव अपनी जगह से खड़ी होती है और खुदकुशी कर लेती है। यानी कि मेव जो आज बिहेव कर रही है वो सिर्फ आज की बात नहीं है। काफी टाइम से ही वो इस रास्ते पर चल रही है जहां वो अपने हिसाब से फैसले कर रही है। शायद ये पावर उसने अपनी बेटी के खोने के बाद अचीव की। वहीं करंट टाइमलाइन में भी मेव को दिखाया जा रहा है जो स्वीट वाटर के इस ब्रॉथल से निकलकर दूसरी स्टोरी लाइन क्रिएट करना चाहती है। वो बाहर जाती है। क्लेमेंटाइन जो नई वाली है उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में बेसिकली यही होता है, अगर कोई होस्ट अपनी स्टोरी लाइन से भटकता है तो आसपास मौजूद जो दूसरे रोबोट्स हैं वो उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब ये नहीं होता तब जाकर टेक्नीशियंस आते हैं। मेव क्लेमेंटाइन पर वार करती है। वो अपने पास्ट में है और प्रेजेंट में एक्शन ले लेती है उस याद के ऊपर, और वहां से मौका देखकर भाग जाती है। यहाँ पर रात के टाइम पर जहां पर मैन इन ब्लैक टेडी और एंजेला के साथ अकेले है, वहां पर मैन इन ब्लैक की बातें सुनकर एंजेला कहती है कि इसे मार डालना चाहिए, ये तो वायट के लोगों से भी ज्यादा क्रूअल है। वो टेडी को कहती है इसे मार डालो, इस पर गोली चलाओ। टेडी इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी जगह से उठता है। बंदूक टेडी मैन इन ब्लैक के सर पर रखता है, मगर मैन इन ब्लैक कहता है तुम ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं पॉसिबल है। वाकई यही होता है। टेडी का जो कोर कोड है उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। मेव ने मेज देखी या फिर बाद में उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया, अपने अंदर चेंजेस कराए, इसलिए वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर अभी टेडी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो मैन इन ब्लैक के आगे बिल्कुल ऐसा लगता है उसके हाथ में हथियार तो है, मगर वो निहत्था है, और आसपास वायट के लोग
कहीं झाड़ियों में छुपे होते हैं जो प्रकट होने लगते हैं। एंजेला के बारे में हमें पता चलता है कि वो भी वायट को ही सपोर्ट करती है, वायट की टीम की ही मेंबर थी। उसने बस बेचारी लड़की होने का नाटक किया और टेडी इस चक्कर में फंस गया। टेडी का अंजाम हमेशा यही होता है, वो मर जाता है और फायदा गेस्ट का होता है। मैन इन ब्लैक ने जो कहा था ना कि हाउस हमेशा जीतता है और तुम बस लूजर हो, शायद वो बात सही है। टेडी यहाँ पर भी मरा ही है। फिलहाल खत्म हो जाता है ये एपिसोड। आगे क्या होगा? डोलोरेस जो विलियम के साथ कंफर्टेबल जोन में थी, उसे लोगन मिल चुका है। इन दोनों का क्या हश्र होना है? मैन इन ब्लैक मेज के कितने करीब पहुंचेगा, हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आप देखते रहिए वॉच रोज और वेस्ट वर्ल्ड के एपिसोड्स। बाय। एक मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन के जरिए अपना गुस्सा, अपना प्यार मुझ तक शेयर करते रहिए। मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मोटिवेशन कैसे आएगा कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के 6 सीजन का। बनाऊंगी बनाऊंगी, थोड़ा सब्र कर लीजिए।